गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। टुडे इज़ 10th ऑफ जुलाई 2023 और डे है आज मंडे। तो आज के जो आज हमारे 5 क्वेश्चन नहीं है, लगभग मुझे लगता है कि 6 या 7 क्वेश्चन होंगे। मैं आपको टॉपिक बता देता हूँ कि किस टॉपिक से रिलेटेड जो वो आज के 5-6 क्वेश्चन जितने भी हैं वो जो वो होंगे। पिछले कल जो वो हमने एक मैथ्स से रिलेटेड जो वो रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन जो वो नहीं लिया था, तो आज वो मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चन डाल दिए हैं, तो इसलिए 6 या 7 क्वेश्चन जो वो हो सकते हैं। तो आज हमारा एक पहला ही क्वेश्चन है रॉलेट एक्ट से रिलेटेड, जो कि हमारे हिस्ट्री से रिलेटेड है, इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड जो वो क्वेश्चन है, जो कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और रॉलेट एक्ट जो वो आपको पता होना चाहिए कि कब आया था, क्यों आया था, क्या क्या हुआ था, इसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि जो वो जानने की कोशिश करेंगे, डिटेल में जो वो देखेंगे। एक क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे मैथ्स का है, रैशनल नंबर से रिलेटेड है। और एक क्वेश्चन दूसरा भी मैथ्स से रिलेटेड है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पूछा है, तो उसमें थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेंगे कि जीरोज कैसे निकालते हैं। इंटरेस्टिंग बात ये है कि हम लोग कि मैं जो वो क्या करता हूँ कि यहाँ पे जो भी आपका कंटेंट होता है, जो भी यहाँ पे क्वेश्चन आपको टाइप हुए दिखाई दे रहे हैं, वो जो वो मैंने कम्युनिटी से ही लिए हैं, मैंने कम्युनिटी में पहले ही डाल दिए हैं। तो इसमें अच्छी बात ये होगी कि आप जब वो इस वीडियो को देखने के बाद जो वो कम्युनिटी में जब भी आपको ए वाले क्वेश्चन जो वो दिखेंगे, तो वहाँ पे पोलिंग में जब वो आप उसको अटेम्प्ट करें, तो उसके बाद जब वो आपका एक प्रकार से रिकैप हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। देखिए, जब कोई रिवीजन करता है ना, तो इसका मतलब है उसको जो वो हमेशा के लिए वो याद रहने वाला है। तो इसलिए जब वो आप दूसरी बार जो वो जब भी आपको क्वेश्चन जो वो इस चैनल पर जो एनसीईआरटी क्लासेस 2.1 पर दिखेगा, तो वहाँ पे उसको अटेम्प्ट करिए। को आंसर तो आपको पता होगा, लेकिन एक बार फिर से दिमाग में आ जाएगा, तो जो वो मुझे लगता है कि नहीं भूलेगा। इसलिए मैं कम्युनिटी में जो वो एक क्वेश्चन डाल देता हूँ। और बहुत सारे 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने कल डाले थे और उनके आंसर गलत है। मैं अभी बताऊँगा कि कौन-कौन से क्वेश्चन हैं जो कि आपने गलत आंसर किए हैं। एक क्वेश्चन है जो कि हमारे इंडियन करंट अफेयर से रिलेटेड है, गरुड़ा ऐप से रिलेटेड है, इसको डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन हमारे फिर से करंट अफेयर्स ही बोलते हैं, दादा साहब फाल्के अवार्ड पूछा है 2022 पिछले साल का। 2023 की भी जो वो यहाँ पे हम लोग जो वो बात कर लेंगे। तो ये हमारे आज के जो वो क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, हाँ, हिमाचल प्रदेश जीके तो हम लोग नहीं छोड़ेंगे, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन डाल दिया है, स्पीकर ऑफ फर्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ हिमाचल। तो इसमें हम हिमाचल के बारे में ना बहुत कुछ डिस्कस करेंगे। बने रहिए लास्ट तक, आपको काफ़ी कुछ जो वो जानने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। हु वॉज द वायसराय ऑफ इंडिया व्हेन द रॉलेट एक्ट वॉज पास्ड इन 1919? तो सबसे पहले तो एक बात याद रखिए कि रॉलेट एक्ट जो वो भारत में कब आया, 1919 में। तब इसकी जो वो थोड़ी सी पृष्ठभूमि जो वो जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपको देखिए, अगर मैं सीधे ही फैक्ट बताने लगूँ, तो जो वो आप बोलेंगे कि ठीक है ये तो रह जाएगा याद, लेकिन वैसे जो वो याद नहीं रहता है। डेट बता दूँ सीधे कि कब क्या हुआ, तो वैसे जो वो याद नहीं रहता है। थोड़ा सा आपको बेस बना करके चलना होता है, पृष्ठभूमि बना करके चलना होता है, ताकि आपको जो वो चीज़ें जो वो हमेशा के लिए याद रहे। एक और फैक्ट जो वो ये मैं बता देता हूँ कि इसको जो वो काला कानून भी कहा जाता है, क्योंकि अंग्रेज़ों के द्वारा जो वो ऐसा होता था कि वहाँ से कुछ एक एक्ट जो वो बिल पास किए जाते थे, लॉ पास कर दिए जाते थे, लेकिन वहाँ पे यहाँ पे जो हमारे लोगों को, इंडिया के लोगों को जो वो वहाँ पे उनसे दिक्कत होती थी, तो इनको काला कानून जो वो इसको कहा जाता है। तो इसमें क्या हुआ वो डिस्कस करेंगे। देखिए, बात है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो 1919 लिखा है, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात है। जब वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो वो स्टार्ट हुआ था 1914 से 1918 तक, नवंबर, शायद नवंबर 18 जो वो 18 में जो वो ख़त्म हो चुका था। तो बात है 1914, जब फर्स्ट वॉर जो वो चल रहा था, मतलब 1915 में आ जाते हैं, 1915 में। तो देखिए क्या हुआ कि अंग्रेज़, मतलब कि ब्रिटेन भी जो वो काफ़ी व्यस्त था वॉर में। तो वहाँ पे व्यस्त था, और लेकिन भारत में ऐसा हुआ कि जो हमारे भारत के जो फ्रीडम फाइटर हैं, वो जो वो बहुत सारी क्रांतिकारी गतिविधियाँ करने लगे थे, क्योंकि ब्रिटेन तो वहाँ पे वॉर में बिजी था। ठीक है, तो इसलिए इनको जो वो रोकने के लिए जो वो कानून तो जो वो अंग्रेज़ों ने जो वो लाना ही था, कि इनको जो भी गतिविधियाँ ये कर रहे हैं, उनको जो वो रोकना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए जो उन्होंने एक एक्ट पास किया था, उस एक्ट का नाम था डिफेंस ऑफ, DEFEN, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915। तो 1914 में जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, तो उनको लगा कि हम लोग तो यहाँ पे बिजी है, तो भारत में जो बहुत सारे गतिविधियाँ ऐसी होती है, क्रांतिकारी गतिविधियाँ, तो हमें जो वो यहाँ से निकाल देंगे, इसलिए जो वो उनको रोकना ज़रूरी है। तो इसलिए जो वो एक एक्ट पास किया उन्होंने, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 में। इसको बोला गया था कि ये जो वो 6 महीने तक जो वो इसको हम लोग पास कर देंगे, 6 महीने तक ही।
ठीक है। लेकिन बात ये हुई, लेकिन बाद में जो उनको पता चला कि उनको मतलब कि ये ऐसा एहसास हुआ कि जब 6 महीने तक ये होगा तो उसके बाद तो इनको लगा, इनको शक हुआ ऐसा कि ये जो गतिविधियाँ है वो बढ़ सकती है। ठीक है। तो अगर ये जो वो बढ़ सकती है तो ये जो षड्यंत्र है, ठीक है, इनके द्वारा तो षड्यंत्र ही था, ठीक है, जो भी हमने रचा। तो सर सिडनी रॉलेट थे एक, ठीक है, उनका नाम याद रखिए। सर, सर तो बोलना जरूरी नहीं है लेकिन चलो अब ऐसे याद रख लो, अब पढ़ना तो आपको ऐसे ही पड़ेगा, सर सिडनी रॉलेट। ठीक है। और यहाँ पे जो वो लॉर्ड भी लगा होता है, लॉर्ड, लॉर्ड का मत, अच्छा यहाँ पे वायसराय भी पूछा है तो लॉर्ड तो यहाँ पे लगा हुआ है। लॉर्ड का मतलब भगवान होता है एक प्रकार से, लेकिन फिलहाल आप जो वो लॉर्ड बोल दीजिए क्योंकि आप पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो आपको एक प्रकार से लॉर्ड नहीं बोलेंगे तो आप बोलेंगे किसका नाम है। ठीक है। अगर मैं कर्जन ही बोलूँगा आप बोलेंगे कैसा कर्जन, तो इसलिए जो वो लॉर्ड लगा लो फिलहाल। तो सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में जो वो एक कमेटी जो वो बनाई गई। ये कमेटी इसलिए बनाई थी क्योंकि इसने बोला कि ये जो 6 महीने तक हमने जो वो एक डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट जो वो 1915 जो वो लाया है, इसकी अवधि जो वो, इसका कार्यकाल जो वो बढ़ा दिया जाए। ठीक है। तो इसका कार्यकाल बढ़ा दिया गया, और इसी को ही फिर ऐसा बोला जा सकता है कि इसी को ही नाम दिया गया फिर रॉलेट एक्ट का। ठीक है, क्योंकि इसने ही तो बताया। ठीक है। इसका जो आधिकारिक नाम है वो कुछ रहता है अराजकता, अराजकता और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919। ठीक है। इसका जो उद्देश्य था वो आप याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका उद्देश्य देखिए, मैंने आपको बता दिया, इसका उद्देश्य ये था कि अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्रों को शुरू होने से पहले ही रोकना। क्योंकि उनको जो वो शक था कि ये जो गतिविधियां, क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही है वो हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, इसलिए उनको रोकने के लिए जो वो एक प्रकार से ये जो वो एक्ट जो वो लाया गया था। इसमें बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, लेकिन इसमें हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया कि ऐसा ऐसा हुआ था। इसमें क्या क्या कानून थे, वो जो हम लोग किसी दूसरे पार्ट में बात करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन हमारा ये पूछ रहे थे कि उस टाइम जो वायसराय कौन था। तो उस टाइम जो वायसराय थे, ठीक है, लॉर्ड कर्जन तो पहले हो चुके थे। लॉर्ड कर्जन 1915 की बात है, जब बंगाल का विभाजन हुआ उस टाइम जो वो लॉर्ड कर्जन थे। लॉर्ड हार्डिंग्स भी नहीं थे। लॉर्ड चैम्सफोर्ड, ये जो लॉर्ड चैम्सफोर्ड था ना, यही था उस टाइम जो वो वायसराय। तो इसको आप याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट एक मैथ्स का लेते हैं, फिर मैथ्स का जो वो एक लास्ट में लेंगे। 2 क्वेश्चन है हमारे पास मैथ्स के। हाउ मेनी रैशनल नंबर आर देयर बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर। देखिए रैशनल नंबर पता होना चाहिए आपको पहले। तो रैशनल नंबर को बोलते हैं परिमेय संख्या। क्या होता है कि परिमेय संख्या होता है जिसको हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सके। जैसे फ्रैक्शन होता है ना, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, वैसे इसको भी लिखा जा सकता है। जैसे उसमें भी क्यू जो वो जीरो नहीं होना चाहिए, तो उसमें भी क्यू जो वो जीरो नहीं होना चाहिए। क्यू जीरो इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि जब कोई नंबर जो वो जीरो से डिवाइड होता है वो जो वो इनफाइनाइट बन जाता है, नॉट डिफाइन बन जाता है। तो रैशनल नंबर वो होते हैं, जैसे मैंने लिखा 3/4, 4/3, 5/6, तो ये जो हमारे सारे रैशनल नंबर हैं। ठीक है, ये रैशनल नंबर है। अब बात यह है कि अगर ये रैशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर कहाँ पे लाइज करेगा। जैसे मैं जब वो नंबर लाइन में जीरो देखूँ, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। अगर मैं लिखूँ ना 1/2, आप बोलेंगे ये रैशनल नंबर है। ठीक है, रैशनल नंबर तो है। 1/2 कहाँ जैसे है, 1/2 का मतलब होता है 1 का हाफ। तो ये जो वो 1 और 0 और 1 के बीच में होगा। इसका मतलब ये हुआ। अच्छा, क्या 1 जो वो रैशनल नंबर है? यस, 1 को भी रैशनल नंबर कहा जा सकता है क्योंकि 1 के नीचे 1 है। हमने बोला था कि नीचे जीरो नहीं होना था, नीचे तो जीरो इसके भी नहीं है, तो 2 भी रैशनल नंबर है। और तो और जीरो भी रैशनल नंबर है क्योंकि जीरो के नीचे भी जीरो नहीं है, जीरो के नीचे 1 है, जिसके नीचे कुछ नहीं है वो 1 है। तो इसलिए 0, 1, 2 ए भी रैशनल नंबर है। बट इसके बीच में भी रैशनल नंबर है। अब बात यह है कि इनके बीच में ना कितने रैशनल नंबर है। तो अब मैंने बोल दिया कि जीरो भी रैशनल नंबर है, 1 भी रैशनल नंबर है। और इन दोनों के बीच में कितने रैशनल नंबर है? आप बोलेंगे 1, आपने बोला हाफ। नहीं, अगर मैं बोलूँ 1/3, तो ये जो वो अगर मैं 0 1 के बीच में 3 इक्वल पार्ट करूँ, ठीक है, 1 2 3, तो उसमें से एक पार्ट की बात होगी, तो ए भी तो इसी के बीच बीच में लाइज कर रहा है। तो मैं बोलूँ 1/4 ए भी इसमें बीच में होगा, 1/5 ए भी बीच में होगा। तो इसका मतलब है कि बीच में तो ये नंबर खत्म ही नहीं होंगे फिर। ठीक है, 1/5 6 से तो काउंटिंग चल पड़ी फिर नीचे डिनोमिनेटर में। तो इसका मतलब है कि ये जो वो काउंटिंग चल पड़ी, तो काउंटिंग तो हमें लास्ट नहीं पता है। तो इसका मतलब है कि 0 और 1 भी रैशनल नंबर है, और इनके बीच में जो वो बहुत सारे रैशनल नंबर है जिनको हम काउंट भी नहीं कर सकते। तो इसको जो वो अनकाउंटेबल कहा जा सकता है, अनडिफाइंड कहा जा सकता है, इनफाइनाइट कहा जा सकता है, नॉट डिफाइंड कहा जा सकता है। ठीक है, बहुत सारे रैशनल नंबर है। चलिए एक क्वेश्चन हमने मैथ्स का ले लिया, यहाँ पे एक क्वेश्चन और लेते हैं। स्पीकर ऑफ, हाँ ये थोड़ा सा डिटेल में चला जाएगा मुझे लगता है, लेकिन चलिए फिर भी। स्पीकर ऑफ फर्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ हिमाचल, पहली जो विधानसभा थी
उसके जो वो स्पीकर कौन थे, उसके अध्यक्ष कौन थे। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और यहाँ से क्वेश्चन जो वो बहुत सारे एग्जाम में बनते भी है। थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानने की कोशिश करते हैं। आपको पता है कि हमारा हिमाचल जो वो एग्जिस्टेंस में जो वो आया 15 अप्रैल, जब हम हिमाचल डे भी मनाते हैं ना, 1948। ठीक है, हिमाचल बना कुछ एक प्रिंसियली स्टेट को जो वो 30 को मिला करके जो वो हमारा हिमाचल बन करके तैयार हो गया बहुत अच्छे से। ठीक है, फिर आपको पता ही है कि 1954 में जो वो इसमें बिलासपुर बना। ठीक है, तो वो बातें जो वो हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, कितना एरिया हो गया वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। बात करते हैं सीधे ही असेंबली की। 1952 में इलेक्शन हुए, 52 में ही इलेक्शन होने थे, लेकिन हमारे हिमाचल में कई जगह बर्फ़ पड़ जाती है। देखिए कई सारे फैक्ट है जो आपको गूगल पे भी जो वो बहुत ज़्यादा डिटेल में जो वो सर्च करने पर जो वो मिलेंगे, डायरेक्ट जो वो कोई नहीं बताएगा, इसलिए ध्यान सुनिए। 1952 में जो वो इलेक्शन होने थे पूरे इंडिया में, लेकिन हमारे हिमाचल में बर्फ़ पड़ जाती है बहुत सारी जगह पे। तो यहाँ पे जो वो नवंबर दिसंबर में, मतलब पिछले साल 51 में ही इलेक्शन हो गए थे। ठीक है, आपको पता भी है कि सबसे पहले इलेक्शन डालने वाला जो वो हमारे किन्नौर डिस्ट्रिक्ट से ही है। अ, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट से ही था। तो वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो नवंबर में ही जो वो यहाँ पे इलेक्शन हो चुके थे, ऐसे आप याद रखिए। तो उस टाइम जो वो हिमाचल में जो वो लगभग 36 के आसपास, 36 थी मेरे ख्याल से, 36 विधानसभा की सीटें थी। और आपको पता ही है फिर कि कांग्रेस पार्टी जो वो जीत करके आई। ठीक है, बहुत अच्छे से बहुमत के साथ। और हमारे जो वाई एस परमार थे, यशवंत सिंह परमार, जो वो हमारे पहले चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल बने। अगर हम बात करें फर्स्ट गवर्नर की, फर्स्ट गवर्नर थे हमारे एस चक्रवर्ती। हिमाचल की बात हो रही है, इनको आप याद रखिए। तो कुछ एक मैं बता देता हूँ। और अगर मैं फर्स्ट चीफ जस्टिस की बात करूँ तो थे जस्टिस हमीदुल्ला। जस्टिस हमीदुल्ला बेग जो वो पहले चीफ जस्टिस थे। अगर मैं चीफ कमिश्नर की बात करूँ, देखिए पहले चीफ कमिश्नर ही हुआ करती थी जब मतलब कि 1951, सॉरी हाँ, जब हमारा जो हिमाचल बना, तो उसमें जो वो चीफ कमिश्नर नाम दिया गया कि कौन होगा सबसे बड़ा, चीफ कमिश्नर होगा ना। तो चीफ कमिश्नर जो वो सबसे पहले बने थे एन सी मेहता। ये तो क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, एनसी मेहता। फिर देखिए 1951 में क्या हुआ, हिमाचल को 1951 में जो वो इसको सी कैटेगरी में जो वो डाला गया, सी स्टेट जो वो इसको बनाया गया। फिर जो वो यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर बने। अब मैं फिर से नहीं बता रहा हूँ कि लेफ्टिनेंट गवर्नर पहले कौन थे, दूसरा कौन था, तीसरा कौन था, वो आपको पहले बता चुके हैं। तो उनको आप पहले देख सकते हैं, मतलब आप खुद भी सर्च करेंगे तो याद रहती है चीज़ें। तो इसलिए अगर आपको डिटेल में जाना है तो खुद सर्च करके जो वो आप देख सकते हैं। अगर नहीं पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं फिर से बता सकता हूँ। तो सी स्टेट, फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर बने। फिर जब आपको बताइए कि क्या क्या हुआ, यूटी बना। फिर जब वो फुल स्टेट बना 1971 में। ठीक है, 25 जनवरी की बात है। तो वो बातें जो वो मैं यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, मैं सीधे पॉइंट पर आता हूँ। अगर हम बात करें लेजिस्लेटिव असेंबली स्पीकर की, ठीक है, अच्छा इससे पहले ना एक फर्स्ट लेडी स्पीकर भी आप याद रख लीजिए, बीच में मैं बताऊँगा वैसे। लेडी स्पीकर विद्या स्टोक्स, हमारे हिमाचल में विद्या स्टोक्स जो वो सबसे पहली लेडी स्पीकर जो वो बनी थी। अगर हम आज की बात कर लें, ठीक है, आज कौन है, तो आज वो ये जो वो 2023 में ही बने होंगे, 1 जनवरी में। सॉरी, फर्स्ट तो मुझे नहीं पता कि, लेकिन जनवरी में ही बने हैं, 1 या 5 मुझे याद आ रहा है ऐसा कुछ, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, मैंने लिखा तो नहीं कहीं पे, लेकिन 1 या 5 मतलब जनवरी में ही जो वो 1 जनवरी 2023 में ही एक नए स्पीकर जो वो बने हैं। कौन? कुलदीप सिंह, कुलदीप सिंह पठानिया। कुलदीप सिंह पठानिया को आप याद रखिए, प्रेजेंट में जो वो हमारे हिमाचल की लेजिस्लेटिव असेंबली के जो स्पीकर हैं। अगर हम पहले की बात करें, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा, देखिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन हमारे पास है, 3 ऑप्शन है, बाकी तो एक नोटा है। नोटा का मतलब यहाँ पे है नन ऑफ द, हाँ, किसी ने जो वो कमेंट बॉक्स में पूछा भी था कि नोटा मतलब क्या है, नोटा क्या है। नोटा तो आंसर नहीं है। देखिए नोटा का मतलब है नन ऑफ द एबव। तो नन ऑफ दिया मतलब जो ऊपर ऑप्शन है उनमें से कोई भी नहीं है, तो आप लास्ट पे वो जा सकते हैं। तुलसीराम जो वो हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर थे, लेकिन पहले नहीं थे। वाई एस परमार तो आपको बताइए कि हमारे पहले सीएम थे, तो ए तो नहीं होने वाला। तो एक ही बचा फिर पंडित जयवंत राम। पंडित जयवंत राम जो वो हमारे जो सबसे पहले लेजिस्लेटिव असेंबली के जो वो स्पीकर थे, तो इनको आप याद रखिए। इनके बाद वो देखिए आजकल जो भी है, आजकल है जैसे कि कुलदीप सिंह पठानिया मैंने बताया। अगर अब बोलें कि इनसे पहले कौन था, ये तो पहले हो गए, पंडित जयराम जब सबसे पहली असेंबली बनी। लेकिन आजकल है कुलदीप सिंह पठानिया, लेकिन उनसे पहले कौन थे वो पूछा जा सकता है। विपिन सिंह परमार, इनका नाम आपको याद होगा, आप सोचेंगे विपिन सिंह परमार है, आप टिक कर देंगे, लेकिन नए बन गए हैं तो उनको आप याद रखिए। विपिन सिंह परमार जो उनसे पहले थे। अगर उनसे भी पहले बात करें तो राजीव बिंदल आपको पता होगा,
सुना होगा मतलब राजीव बिंदल। और राजीव बिंदल से भी पहले जो वो आपने एक नाम सुना होगा ब्रिज बिहारी लाल बुटेल। फिर उनके बाद उनसे बाद नहीं, उनसे भी पहले थे तुलसीराम। तो इस तुलसीराम पर जो वो मैं आना चाहता था कि तुलसीराम जो वो कब थे। तो ये बहुत पहले की बात है, मतलब पहले जो आजकल है कुलदीप सिंह पठानी, उनसे पहले विपिन सिंह परमार, फिर जो वो राजीव बिंदल, फिर जो ब्रिज बिहारी लाल बुटेल, फिर तुलसीराम। अच्छा, उसके बाद भी एक इंटरेस्टिंग नाम है गंगूराम मुसाफिर। गंगूराम मुसाफिर, ये भी जो वो इनसे पहले रह चुके हैं। अगर हम बात करें कि कौन सी लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो ये तो 30th लेजिस्लेटिव असेंबली है इस टाइम हिमाचल में। हिमाचल की अगर हम थोड़ी सी और बात कर लें थोड़ा सा डिटेल में, तो ये तो मैंने बता दिया 15 अप्रैल 1948 में जो वो हमारा हिमाचल बना। अगर स्टेट हुड की बात करें तो 25 जनवरी 1971 आप याद रखिए। हमारा जो भी राज्य फूल है वो है गुलाबी बुरांस, ठीक है, गुलाबी बुरांस रोडोडेंड्रोन। और राज्य की जो पक्षी हमारा है वो है जुजुराना, इनको आप याद रखिए। और ब्रिक्स जो हमारा देवदार है। और सबसे ऊंची चोटी जो वो रियो है, रियो पुरजिल, जो कि हमारे किन्नौर में है। हिंदी और पहाड़ी भाषा जो वो हमारे हिमाचल में बोली जाती है। शिमला और शिमला समर कैपिटल है। और धर्मशाला जो वो हमारी विंटर कैपिटल है। लोकसभा सीटें जो वो यहाँ पे हमारे हिमाचल में जो वो 4 है। राज्यसभा की जो वो 3 है। विधानसभा की आज 68 है, ठीक है। हमारे जिले जो वो कितने हैं, 12 जिले हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे ही पॉइंट्स वो मैंने आपको बता दिए, इनको आप याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल जो वो 2011 में कौन थी, उर्मिला बेन पटेल, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलिए मैथ्स का क्वेश्चन ले लेते हैं अब, क्योंकि मैथ्स अगर डिटेल मतलब कि एक से एक के बाद एक आता रहेगा तो आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कि मैथ्स ही चल रहा है। तो इसलिए मैथ्स आज मुझे लगता है कि वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है, क्योंकि हम ज़्यादा डिटेल में जो वो आज जाने वाले हैं, चले गए हैं। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, देखिए जीरो का मतलब है कि क्या पुट करें एक्स की जगह कि वो जीरो आ जाए। अब वो एक्स मतलब कि किस में से मैं 5 माइनस करूँ कि जीरो हो जाए, आप बोलेंगे 5 में से, तो 5 इज द आंसर, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू निकालनी हो जीरो की, तो हम लोग क्या करते हैं, इक्वल टू जीरो रखते हैं, मतलब कि एक साइड जो वो राइट हैंड साइड में जीरो रख दो, फिर जो वो इसकी वैल्यू निकाल लो एक्स की, तो ये 5 जो वो इस साइड चला जाएगा, ये प्लस का 5 हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं सोचना है तो आप दूसरे तरीके से सोच लो कि एक्स माइनस 5 इक्वल टू जीरो रखा, फिर यहाँ पे 5 को हटाना है क्योंकि एक्स की वैल्यू निकालनी है, 5 हटेगा प्लस 5 करके, तो अगर इस साइड किया तो इस साइड भी प्लस 5 करो, एक तो जीरो हो गया, तो एक्स की वैल्यू जो वो 5 आ गई। नेक्स्ट, इन विच स्टेट गरुड़ा ऐप विल एंश्योर मैपिंग ऑफ ऑल पोलिंग स्टेशन। ये हो रहा है कि किस स्टेट में जो वो एक ऐसी ऐप जो वो लॉन्च की गई है जो हमारे जो भी वहाँ पे पोलिंग स्टेशन होंगे उनकी मैपिंग करेगा। तो ये जो वो हमारे पंजाब की जो बात हो रही है, और अच्छे से जो इसका आंसर आप लोगों ने दिया है। मैंने शायद कल ही जो वो पोलिंग में जो डाला था, कम्युनिटी में जो ये मैंने डाल दिया था। अगर हम बात करें, इसका मतलब ये है कि एक प्रकार से आप ऐसा समझ सकते हैं कि मतदाता जो भी है उनको जो वो आपस में जोड़ना है। अगर हम बात करें पंजाब की, देखिए पंजाब की अगर हम बात करें तो एक पहले बहुत बड़ा एक पंजाब हुआ करता था, कुछ पार्ट हिमाचल हरियाणा, ठीक है। और तो और हमारे पाकिस्तान में भी पंजाब है। हमारा पाकिस्तान तो चलो ठीक है, हमारा ही पाकिस्तान है। पाकिस्तान में जो भी पंजाब है वो हमारा पंजाब एक है और दूसरा पार्ट इसका पाकिस्तान में है, ऐसे आप बोल दो, ठीक है। ऐसा बोलते हैं कि ज़्यादा जो भी पंजाब का पार्ट है वो पाकिस्तान में चला गया, ठीक है। पंजाब हमारे इंडिया का ही एक स्टेट है, उसका सेकंड पार्ट जो वो पाकिस्तान में चला गया है, ऐसे आप इसको याद रख लो। एक इंटरेस्टिंग बात मैं बताता हूँ, पंजाब का मतलब होता है 5 आब, ठीक है। 5 नदियाँ, कौन कौन सी 5 नदियाँ है तो आपको पता होगा, ठीक है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि वैदिक काल में, वैदिक मतलब पुराने काल में जब पंजाब थोड़ा बड़ा हुआ करता था तो वहाँ पे नदियाँ ज़्यादा होगी, तो वैदिक काल में ना इसको सप्त सिंधु के नाम से जाना जाता था, सप्त सिंधु, ठीक है। टाइम के हिसाब से नदियाँ जितनी रही उसके हिसाब से नाम पड़ गया पंजाब। अब 5 ही रही तो पंजाब, पहले 7 थी तो सप्त सिंधु कहा जाता था, है ना। तो सप्त सिंधु देखिए बहुत सारी, सप्त सिंधु का मतलब 7 नदियों का जो वो एक प्रकार से समूह था। जैसे रावी है, ठीक है, हमारे हिमाचल में भी है। व्यास हमारे हिमाचल में भी है। सतलुज सबसे लंबी है हिमाचल की। झेलम नहीं है हिमाचल में। चिनाब, चिनाब हिमाचल में है, ठीक है, जो कि चंद्रा और भागा लाहौल स्पीति से आती है, टांडी नामक स्थान पे मिलती है। एक सरस्वती नदी भी थी और एक सिंधु थी। तो ये जो वो हो गए 7 नदियाँ थी हमारे, पहले सप्त सिंधु के नाम से जाना जाता था पंजाब, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा पंजाब के बारे में और देख लें तो पंजाब अगर मैं ऐसे यहाँ पे बीच में रखूँ तो इसके ऊपर वाली साइड जो वो देखिए, इस साइड जो वो ईस्ट है, यहाँ पे वेस्ट है, यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है। अगर यहाँ पे बीच में मैं कुछ लिखूंगा तो यहाँ पे ईस्ट नॉर्थ की बात होगी ना। अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखूंगा तो यहाँ पे ईस्ट और साउथ की बात होगी, तो आप समझाइएगा खुद ही। देखिए ऊपर जो वो जेके है जम्मू कश्मीर, ठीक है। और इस साइड अगर बात करें तो हमारा हिमाचल प्रदेश आ जाता है।
और यहाँ पे बात करें थोड़ा सा तो हरियाणा यहाँ पे आ जाता है। हरियाणा और चंडीगढ़ भी यहाँ पे है। देखिए पंजाब और हरियाणा की कैपिटल जो वो चंडीगढ़ ही है, तो यहाँ पे इस एरिया में जो वो लाई करते हैं। अगर नीचे बात करें तो हाँ हरियाणा हमने बात कर ली। इस साइड अगर बात करें तो राजस्थान यहाँ पे आ जाएगा, है ना। और अगर हम बात करें इसके वेस्ट वाली साइड तो यहाँ पे तो बात कर लिया हमने, पाकिस्तान है ना। तो ये इसके जो नेवर स्टेट है, मतलब इसकी बाउंड्री के साथ लगते कौन कौन स्टेट है, ईस्ट में कौन सा है, वो मैंने आपको बता दिया। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो तो पंजाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये शायद हमारा लास्ट ही क्वेश्चन है। दादा साहिब फाल्के अवार्ड 2022। देखिए दादा साहेब फाल्के की बात करें तो ये जो वो हमारा एक इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड जो वो कहा जाता है इसको, और सबसे बड़ा हाईएस्ट अवार्ड है, हाईएस्ट अवार्ड ऑफ हमारी कंट्री का इन द फील्ड ऑफ सिनेमा। सिनेमा का जो वो सबसे बड़ा अवार्ड अगर कहा जाए तो ये जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है, ठीक है। अगर हम बात करें 2022 की तो ये मिला था आशा पारेख को, ठीक है, याद रखिए आशा पारेख। अगर हम आज की बात कर लें, आज मतलब 2023 की बात करें तो बेस्ट एक्टर की बात करें, बेस्ट एक्टर की बात करें तो ये जो वो बेस्ट एक्टर जो वो रणबीर कपूर, ठीक है, रणबीर कपूर और आलिया भट्ट को जो वो मिला है, आलिया भट्ट बेस्ट एक्ट्रेस हो गई, ठीक है। देखिए एक बात आप याद रखिए, मैं बता देता हूँ कि जब क्या था वो कोविड था, ठीक है, कोविड-19 नाम है तो 19 में शुरू हुआ, तो उस टाइम जो वो 1920 में जो वो नहीं दिया गया, तो जो 19 का था वो जो वो 21 में दिया गया, और जो 20 का था वो 22 में दिया गया। अब बात करते हैं कि 21 में किसको मिला, ठीक है, मतलब इन दोनों का ही आप याद रख लो। अब इन 19 में 19 का जो वो 21 में जो मिला वो रजनीकांत को मिला, ठीक है, और 20 का जो भी मिलना था जो 22 में मिला वो जो वो हमारे आशा पारेख को मिला, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। मेरे पास यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट था लास्ट में, ये देखिए यहाँ पे, ये जो वो हमारा 2023 की बात हो रही है। अब बेस्ट फिल्म की बात करें तो कश्मीर फाइल बहुत ज़्यादा वायरल हो गई थी, ठीक है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्प्यूटेड फिल्म जो वो इसको कहा जाता है, तो बहुत फेमस भी हो गई, तो बेस्ट फिल्म भी जो वो इसी को ही कहा गया। आपने ज़रूर देखी हो। फिल्म ऑफ ईयर जो वो RRR भी एक अच्छी मूवी है, साउथ मूवी कहा जा सकता है इसको। बेस्ट एक्टर जो वो रणबीर कपूर, ये जो वो मतलब कि 2023 की बात हो रही है। बेस्ट एक्टर जो वो ब्रह्मास्त्र के लिए पार्ट 1 के लिए शिवा, और बेस्ट एक्ट्रेस जो वो आलिया भट्ट को मिला किसके लिए, गंगूबाई के लिए, ठीक है, काठियावाड़ी के लिए इसको मिला। और यहाँ पे और भी बेस्ट एक्टर वरुण धवन, ठीक है, और देख लीजिए यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपको आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो मैंने आपको बता दिए। तो इसी के साथ जो वो दिस इज़ द एंड, बाय बाय। एंड बारिश जो वो आजकल काफ़ी लगी है हमारे हिमाचल में, 3-4 दिनों से जो वो कंटिन्यू लगी है, शायद आज भी जो वो कंटिन्यू हो सकती है। और हमारी जो ब्यास रिवर है वो जो वो रौद्र रूप में जो वो आ चुकी है। बहुत सारी ऐसी घटनाएं जो वो हो चुकी है जो इतिहास में जो वो काउंट की जाएगी, और इतिहास में पहली बार ऐसी घटनाएं हुई है। जैसे कि बहुत सारे जो ब्रिज हैं वो जो वो टूट चुके हैं, बहुत सारे ऐसे पुराने पुराने ब्रिज जो वो टूट गए हैं हमारी ब्यास रिवर के जो वो में जो वो तूफान आने के कारण, ठीक है, और बहुत सारा नुकसान भी हुआ है। तो इसलिए जो आप थोड़ा सा संभल कर जो वो आजकल रहें, और लोगों की भी मदद करें, अपने आसपास के, अगर कोई परेशानी में है तो मिलजुल कर रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।